हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेनिक एजुकेशन। सो हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल इंग्लिश फॉर बीपीएससी 2020 एग्जाम। और अभी तक हमने काफ़ी सारा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज antonyms. Okay, so vocabulary, you know, it's one of the most important topic for any government exam that you are preparing for, be it BPSC exam or SSC or any other engineering exam, including non-engineering as well, banking exam as well. Okay, so कोई सा भी आप एग्जाम देंगे, you will be finding a lot of questions related to vocabulary based. Okay, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक पैटर्न होता है. ओके, vocabulary कि जब हम बात करें तो ऐसा नहीं कि कोई भी एग्जाम में रैंडमली कोई भी वोकेबलरी पूछ लेते हैं. देर इज अ पैटर्न फॉर एवरी एग्जाम. ओके, देर इज अ पैटर्न, मतलब पैटर्न किस वे में कि एक सर्टन टाइप ऑफ वर्ड्स ही पूछे जाते हैं. ओके, और वो सर्टन टाइप ऑफ वर्ड्स कौन से होते हैं? जो रेगुलर रिटन इंग्लिश में, ओके, रिटन इंग्लिश में यूज होते हैं. ओके, तो रेगुलर रिटन इंग्लिश कैसी हो गई कि आप कोई भी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ें या फिर आप कोई व्हाट वी कैन से फॉर्मल डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलें. ओके, तो मैं एक टर्म यहाँ पे बोलूँगा कि फॉर्मल इंग्लिश जो होता है, फॉर्मल इंग्लिश यूजेज टू बी मोर स्पेसिफिक. तो फॉर्मल इंग्लिश यूजेज जो होता है, वहाँ पर जो इंग्लिश यूज़ होती है, वहाँ पे जो वोकेबलरी यूज़ होती है, वो आपसे जनरली एग्जाम्स में पूछी जाती है. बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि जब तक आपको वर्ड्स के मीनिंग क्लियर नहीं होंगे, हाउ यू विल बी एबल टू इंटरप्रीट व्हाट इज रिटन. ओके, तो कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में जो इंग्लिश का वोकेबलरी का वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको ऐसा सारे वोकेबलरी वर्ड्स नहीं प्रिपेयर करने. ओके, बिकॉज वहाँ तो मतलब नॉर्मली अगर इंग्लिश में देखें तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट यस मोर देन 30,000 यू विल बी फाइंडिंग डिफरेंट वर्ड्स. तो इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हमें ऐसा तो नहीं है कि सारे वर्ड्स रट लेने. हमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग ध्यान से समझने हैं और उन्हीं को बार बार रिपीट करना है. तो ये सर्टन वर्ड्स कौन से होंगे? तो आपका जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो सर्टन वर्ड्स के लिए वो है कि आप पास्ट पेपर्स के, ओके, पास्ट पेपर्स में जितने भी वोकेबलरी वर्ड आए हैं उनको पढ़ें. ओके, उन्हीं को सॉल्व कर लें. और उनको सॉल्व करने से मेरा ये मतलब नहीं है कि जस्ट आप जो क्वेश्चन का वर्ड है बस उसको पढ़ लें, जो भी ऑप्शंस में दिए हुए हैं. ओके, या फिर ऐसा कहूँ कि स्टडी इन डिटेल all vocabulary words. Okay, all vocabulary words appeared in past. Okay, appeared in past in the exam that you are preparing for. तो जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें जो भी पास्ट में वर्ड्स हैं उनको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए. एक चीज़ आपको लेके चलना है. देखिए, दो चीज़ें होती हैं, इनको अगर अपन डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, एक कंसेप्ट आपको ये लेके चलना है सिंपल सा कि एक होता है टाइम इन्वेस्टेड, ओके, और दूसरा होता है उसके ऊपर मिला हुआ आपको रिटर्न. ओके, रिटर्न कैसा? रिटर्न मतलब नंबर ऑफ मार्क्स दैट यू आर एबल टू स्कोर. ओके, तो अगर अपन देखें सो वोकेबलरी इज अ सेक्शन जहाँ पे टाइम इन्वेस्टेड इज टू मच कंपेयर टू व्हाट द मार्क्स यू विल बी गेनिंग. सो इसको अगर अपन सिंपल बोलें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूँ तो देखिए, वर्बल या फिर कहें इंग्लिश एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी स्लो. ओके, वेरी लो. ओके, बिकॉज यहाँ पे जो लर्निंग कर्व होता है वो बहुत लंबा होता है, आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है. सो वी हैव टू फाइंड आउट अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी. ओके, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे वोकेबलरी में 100% मार्क्स गेन करना है. ये हमारा कभी भी टारगेट नहीं होना चाहिए. हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम मिनिमम टाइम इन्वेस्ट करके अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कैसे कर सकें. सो देयर इज अ प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड एज 80-20 प्रिंसिपल. ओके, इसको परेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं. ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि 80% ऑफ द टाइम इन्वेस्टेड विल ब्रिंग यू 20% ऑफ द मार्क्स. तो जितनी भी आप पढ़ाई करेंगे उसमें से जो 80% टाइम आपने इन्वेस्ट किया है उससे आपको सिर्फ 20% मार्क्स का गेन होगा. और इसका रिवर्स भी ट्रू है, 20-80 अगर इसको बोला जाए. कैसे? कि 20% ऑफ द टाइम इन्वेस्टेड विल गिव यू 80% ऑफ द मार्क्स. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, हम पूरा 100% टाइम डिवोट नहीं करेंगे 100% मार्क्स गेन करने के लिए. हमें सिंपल सा लॉजिक याद रखना है कि हम 20% ऑफ द टाइम इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमें 80% मार्क्स गेन हो जाए. ओके, तो वो 20% टाइम कैसा होगा? वो होगा पास्ट ईयर पेपर्स के वोकेबलरी वर्ड्स को सॉल्व करने का टाइम.
ओके तो हमें फोकस ये करना है कि वी हैव टू गेट 80% मार्क्स इन वोकेबलरी एंड दैट इज मोर इनफ, बिकॉज आप कोई सा भी एग्जाम का कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ जो है वो स्लोली ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है, दैट इज़ वेरी ट्रू थिंग। बट साथ में एक चीज़ आपको ये समझनी है कि कोई भी कट ऑफ, कोई सा भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसमें कट ऑफ जो है वो नियरली 50% होता है। ओके 50% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता, वो बहुत रेयर केसेस में कुछ एग्जाम्स में चला जाता है, बट जनरल एग्जाम्स में विल सी कि 50% नहीं जाता, कुछ में तो लोअर देन 50% ही रहता है। तो हमें फोकस क्या करना है कि अगर हम 20% ऑफ द टाइम डिवोट करके 80% वोकेबलरी में मार्क्स गेन कर पा रहे हैं, देन वी आर ऑल अबव विद अबव 50% ऑफ कट ऑफ। ओके सो देर इज नो नीड टू इन्वेस्ट टू मच ऑफ योर टाइम इन mugging up vocabulary words. Okay, so it's just better to focus on the past paper. I'll suggest you this complete strategy. Focus on the past paper, solve all the questions of the past paper and just you can go for the exam. अब 80% of the vocabulary words जो है वो आपको past year papers में से ही मिल जाएंगे। ओके सो देर वोंट बी एनी चैलेंज। अब पढ़ने का मतलब क्या है कि आप ऐसा नहीं कि उसको पैसिवली पढ़ लें, अपने वर्ड की मीनिंग को रट लें, ऐसा नहीं है। आप उसके मीनिंग को समझें और उससे रिलेटेड और दूसरे उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को भी देखें। ओके क्योंकि हो सकता है कि इस बार जो वर्ड आया उसका मीनिंग हो सकता है कि वो ऑप्शंस को चेंज कर दिया जाए, हो सकता है कि उसके साथ कुछ वर्ड दे दिया जाए, या हो सकता है कि जो वर्ड आज आपको सिनोनिम में पूछा गया है वो नेक्स्ट ईयर जो है वो एंटोनिम्स में पूछ लिया जाए। तो आपको पूरा एक एक्टिवली हर एक वर्ड को समझना होगा और पढ़ना होगा एंड दैट वुड बी सफिशिएंट, यू विल बी एबल टू गेन अ लॉट ऑफ मार्क्स दैट। ओके दैट आई कैन बी रेस्ट एश्योर्ड। ओके एंड ऑल्सो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड फॉर दैट, बिकॉज ये ही स्ट्रेटेजी लगा के मैंने मेरी पढ़ाई की थी एंड डेफिनेटली आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अबाउट एंटोनिम्स। ओके एंटोनिम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ एंटोनिम्स का मतलब क्या हुआ, बेसिकली एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स या फिर कहें अपोजिट मीनिंग्स। ओके तो अपोजिट मीनिंग निकालना है, मतलब कि अगर मैं आज बोलता हूँ डार्क तो आपको इसका अपोजिट मिलेगा लाइट। ओके तो दिस लाइक दिस, तो सिंपल का कंसेप्ट समझ लीजिए कि एंटोनिम का मीनिंग क्या हुआ, अपोजिट, डिफरेंट। ओके ऐसा कहें 180 डिग्री अपोजिट, कि अगर ये दिन है तो वो रात हो जाएगा, इस तरह से चीज़ है, या फिर ये फील्ड है तो वो एम्प्टी हो जाएगा, लाइक दिस। तो चलिए सबसे पहला हमारा वर्ड आता है परपेचुअल। ओके नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल। तो देखिए परपेचुअल का मतलब होता है समथिंग विच इज नेवर एंडिंग, जो कि कभी भी नहीं रुकता। ओके जो चलता जाता है। आपने एक चीज सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं परपेचुअल मशीन्स। ओके तो परपेचुअल मशीन्स क्या होती हैं, ऐसी मशीन्स जो सेल्फ चलती जाती हैं। ओके उसमें कोई उनको एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके सो आपने सुना होगा कि बहुत सारे हम ऐसे मशीन्स बनाते हैं जिसमें कि कोई भी एनर्जी हमें बाहर से नहीं देनी पड़ती। जैसे कि आपने एक पेंडुलम का सुना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 बॉल्स ऐसा टांग दूँ, ओके और फिर मैं अगर इस बॉल को थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेच करके फिर रिलीज करूंगा तो आप क्या देखेंगे कि ये तीनों बॉल्स कंटिन्यूसली ऐसा मूवमेंट करती रहेंगी, ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन चलता रहेगा। ओके इसमें क्या हुआ, आपने एक बार एनर्जी दी, उसके बाद ये ऑटोमेटेड चल रहा है। ओके ये ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड पे आ चुका है। तो ये मशीन कैसी हुई, ये जो सिस्टम हुआ ये क्या है, ये नेवर एंडिंग है, ये चलता रहेगा विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। ओके तो परपेचुअल मशीन इस तरह से होती है। तो परपेचुअल मशीन क्यों बोलते हैं उसको, बिकॉज वो नेवर एंडिंग मशीन है, उनकी ऑपरेशन चलता जाता है। सो दैट्स वाई परपेचुअल का जो मीनिंग है दैट इज नेवर एंडिंग। ओके अब आप सोचोगे कि मैंने इतनी कहानी क्यों बताई आपको इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए, मैं सिंपल नेवर एंडिंग बोल के ही तो ऑप्शंस पे पहुंच सकता था। ओके तो क्यों मैं इस चीज़ को इतना इलेबोरेट कर रहा हूँ, तो उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि देखिए जब आप सिंपल सा ऐसा सोचिए कि आप किसी पर्सन से मिलते हैं, एक बार मिलते हैं, लेट्स सपोज आप किसी पार्टी में गए, आप ए पर्सन है और आपने बी से मीटिंग करी। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर आपसे आपकी बी से मीटिंग सिर्फ 1 मिनट की ही हुई होगी। ओके और दूसरा एक पर्सन है सी जिसके साथ आपकी मीटिंग लेट्स सपोज 10 मिनट्स की हुई थी। तो आपको बेटर किसकी मेमोरी रहेगी, क्या आप बी को ज़्यादा याद रखोगे कि सी को याद रखोगे? ऑब्वियस सी बात है आप सी को रखोगे, बिकॉज आपने ज़्यादा टाइम सी के साथ स्पेंड किया था। ओके सो जिस चीज़ पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसकी मेमोरी हमारे पास ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसलिए अगर यही चीज़ वोकेबलरी में भी आप लगाओ तो अगर आप जिस वर्ड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे उनकी मेमोरी आपके लिए ज़्यादा शार्प रहेगी, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपका रिकॉल वैल्यू रहेगा।
लेकिन अगर वहीं पे आप फटाफट क्विकली बस ऐसे रटने के हिसाब से सोच के चलोगे देन दैट वोंट बी हेल्पफुल टू यू। ओके, तो फिर वो किसी भी वे में हेल्पफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट आपको समझना है कि मैंने परपिचुअल वर्ड बताया और मैंने आपको एक वर्ड, एक रिलेटेबल कंटेक्स्ट बता दिया, परपिचुअल मशीन। ओके, तो आपको परपिचुअल मशीन समझ में आता है कि एक ऐसी जो नेवर एंडिंग मशीन है, तो इसीलिए परपिचुअल वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, नेवर एंडिंग। ओके, तो हमें ये क्लियर हो गया कि इसका मीनिंग क्या है। फिर हम आते हैं पहले ऑप्शन पे, इनोवेटिव। ओके, इनोवेटिव का मतलब क्या हुआ, एक तरह से आविष्कारक, जो कि कुछ न्यू चीज इन्वेंट कर रहा है। तो देखिए हमें क्या बताना है, हमें परपिचुअल का अपोजिट बताना है, मतलब एक ऐसी चीज जो कि नेवर एंडिंग है तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसका अपोजिट ऐसा होगा जो कि एंड हो जाए। ओके, और इसको मैं और थोड़े से इलेबोरेटिव टर्म में कहूँ तो परपिचुअल मतलब इन्फिनाइट हो गया एक तरह से। तो मुझे बताना है कि इन्फिनाइट का फाइनाइट क्या हो सकता है। ओके, एक तरह से यही चीज शो करनी। तो इनोवेटिव का मतलब हो गया कि बहुत ही आविष्कारक हो गया एक तरह से, तो ये तो कहीं भी रिलेटेड नहीं है इससे। फिर दूसरा हो गया कंटिन्यूअस, तीसरा हो गया फ्लेक्सिबल और चौथा हो गया इरेगुलर। तो अब जरा सोचिए कि क्या मीनिंग होना चाहिए। क्या ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे है जो परपिचुअल का अपोजिट बता रहा हो, इसका एक रिवर्स बता रहा हो। ओके, जो इन्फिनाइट है उसका फाइनाइट कुछ बता रहा हो। क्या ऐसा आपको दिखता है कोई वर्ड? तो सोचिए जरा वीडियो पॉज करके। ओके, इनोवेटिव तो नहीं है। ओके, कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस तो कहीं ना कहीं परपेचुअल का सिनोनिम हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबल, अब देखिए यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं आ रही। फ्लेक्सिबल मतलब तो एक तरह से टॉलरेबल हो गया, या फिर जिस चीज़ में चेंजेस किए जा सकते हैं। तो यहाँ चेंजेस की तो कोई बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे तो सिर्फ एक टाइम फ्रेम में ये बोलना चाह रहा है कि एक ऐसी चीज़ जो कि नेवर एंडिंग है उसे हम बोलेंगे परपेचुअल। ओके, तो फ्लेक्सिबल भी नहीं आ रहा। इर्रेगुलर की बात करें तो इर्रेगुलर इस पर्टिकुलर वर्ड का कहीं ना कहीं एक एंटोनिम हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, परपेचुअल मशीन क्या है? परपेचुअल मशीन एक नेवर एंडिंग है जिसमें एक सिमिलैरिटी है। ओके, एक सिमिलैरिटी इन एक्शन है। मतलब परपेचुअल मशीन जैसे कि ये मैंने आपको बताया, 3 बॉल्स आपने टांग दी मेटल की और एक बॉल को मूव करके रिलीज करा तो ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा इस तरह से। तो ये जो मोशन हो रहा है या फिर ये जो मशीन चल रही है या फिर ये जो एक्टिविटी हो रही है, इसको जो भी आप नाम देना चाहें, यहाँ पे एक रेगुलरिटी है। ओके, कि ये एक जैसी हो रही है। ओके, तो हालांकि रेगुलरिटी होना ये एक तरह से एक इम्प्लाइड मीनिंग हुआ, जो कि एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं है। लेकिन अभी अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो फर्स्ट 3 ऑप्शंस तो कंप्लीटली अनरिलेटेड है, कंप्लीटली ऑपोजिट है, डिफरेंट है। ओके, लेकिन जो 4th ऑप्शन है दैट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आउट ऑफ दीज 4। ओके, इन चारों में से सबसे अप्रोप्रिएट जो है वो इरेगुलर है, क्योंकि परपेचुअल जो भी चीज होगी, समथिंग विच इज परपेचुअल, जैसे कि परपेचुअल मशीन, सो उसमें एक रेगुलरिटी होगी। ओके, जो कि इन्फिनिटी तक चलती जाएगी, जैसे कि ये मशीन है। ओके, तो परपेचुअल में इन्फिनाइटनेस के साथ क्या आ रहा है? रेगुलरिटी। सो रेगुलरिटी, तो यहां पर क्या है, रेगुलरिटी जहां पे आ रही है और वहीं पे अगर हम अपोजिट देखिए रेगुलरिटी का तो वो इरेगुलरिटी होता है। तो इसीलिए जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज द इरेगुलर। ओके, इसके अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ओके, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये 100% एंटोनिम है। ओके, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इन चारों में से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है वो यही है, बाकी में से कोई भी एप्रोप्रिएट नहीं है। ओके, तो इस तरह की सिचुएशंस आपको एग्जाम में देखने को बहुत मिलेंगी, जहाँ पे आप परपेचुअल का अगर डिक्शनरी मीनिंग जाओ देखोगे तो उनके एंटोनिम में कहीं पे भी इरेगुलर नहीं लिखा होता। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। तो ये पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक इम्प्लाइड मीनिंग का कंसेप्ट भी आता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज एलियन। तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज एलियन। एलियन समथिंग विच इज डिफरेंट, समथिंग विच इज नॉट नोन, या फिर कहें समथिंग विच इज आउट ऑफ द कॉमन ट्रेंड, कॉमन और वी कैन से जनरलिटी। ओके, कैसे समझ लेते हैं इसको? जैसे कि अभी आपने सुना होगा कोविड चल रहा है, तो कोविड में बेसिकली क्या हो रहा है कि एक एलियन वायरस है। ओके, एलियन वायरस। एलियन वायरस क्यों बोला इसको? बिकॉज अभी तक जितने भी वायरस थे उससे जब भी वो बॉडी में एंटर करते थे तो अवर बॉडी इज नोन हैड द इंफॉर्मेशन अबाउट दोज वायरस। ओके, उसके बारे में जानकारी होती थी। बट अभी ये क्या हो रहा है, ये कैसा है जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल एलियन है, बिल्कुल डिफरेंट है, जिसके बारे में हमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। ओके, तो उसे हम बोलेंगे एलियन।
अब यहाँ पर अगर अपन बात करें कि व्हाट कैन बी द अपोजिट ऑफ दिस, तो अपोजिट में देखें तो देखिए इररिलेवेंट हो सकता है क्या? नहीं, इररिलेवेंट तो अगेन वही हुआ जो कि अनइन्फॉर्मेटिव है एक तरह से, ओके, ये पॉसिबल नहीं है। इंडिजिनस हो सकता है क्या? तो इंडिजिनस का मतलब क्या हुआ कि जो कि आपके खुद के जगह पे बना हुआ है, जैसे हम बोलते हैं इंडिजिनस सैटेलाइट हो गया, जो कि इंडिया में ही बना हुआ है या फिर किसी कंट्री में बना हुआ है, जैसे यूएस वाले बोले कि हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, तो वहाँ वो उस जगह में बना हुआ है, इसलिए वो इंडिजिनस बोला जाएगा। तो इंडिजिनस चीज़ के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, ओके। तो मैं कहूँगा इसको कि व्हेन यू हैव समथिंग इंडिजिनस यू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो ये एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एलियन एक वो चीज़ हुई जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इंडिजिनस मतलब जिसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। फॉरेन की बात करें तो फॉरेन तो बेसिकली क्या हो गया, एलियन का सिनोनिम हो गया, ओके, ये तो सिनोनिम हो गया। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. ये एंटोनिम तो हुआ नहीं, ओके। आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल इज समथिंग डिफरेंट, ओके। आर्टिफिशियल तो एक तरह से वो चीज़ होगी जो कि ह्यूमन मेड नहीं है, सॉरी ह्यूमन मेड है, जो कि नेचर नहीं प्रोवाइड कर रहा, ओके। तो इस वजह से ये तो कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग हो गया। तो बचा कौन सा? इंडिजिनस। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं डोरमैट, ओके। अब ये डोरमैट क्या चीज़ होता है? तो देखिए डोरमैट का मतलब होता है इन एक्टिव। तो आप में से जो लोग भी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर आपने बैंक में कभी गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि अगर आपका कोई बंद अकाउंट है, ओके, इनएक्टिव अकाउंट जो होता है बैंक में उसको वो लोग बोलते हैं डोरमेंट अकाउंट, ओके। तो डोरमेंट अकाउंट का मतलब एक इनएक्टिव अकाउंट जिसमें कोई ट्रांजैक्शन बहुत टाइम से नहीं हुआ है, ओके, उस तरह के अकाउंट को। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई चीज़ एक्टिव है, सॉरी इनएक्टिव है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? डोरमेंट। तो इसका मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्टिव। सो क्लियरली हमें दिखता है कि ऑप्शन में एक जो कि डायरेक्ट 100% मैच वाला एंटोनिम है, दैट इज एक्टिव। सो करेक्ट आंसर इज एक्टिव। अगला देखते हैं, चलिए फॉली। सो नाउ फॉली का मतलब होता है फुलिश, ओके, फॉलिश। फुलिश कैसा? जिसको विच द समवन हु लैक्स इन अंडरस्टैंडिंग, जिसके पास समझ नहीं है, जो कि ना समझ जैसी बातें करता है, ना समझ काम करता है, ओके। तो अब आप सोचिए ना समझ होना, ओके, इट लाइक इट इज फुलिशनेस। तो फुलिशनेस का अपोजिट क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जिसको सारी समझ है, जो सब चीज़ें समझता है, जो सब चीज़ें जानता है, जो चीज़ों को समझ सकता है, उनके बारे में इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है, ओके। तो उसका अपोजिट क्या हुआ? समवन हु इज वेरी नॉलेजेबल। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन दिखता है नॉलेज का? देखिए गुडनेस हो सकता है कि नहीं? गुडनेस तो काइंडनेस हो गया, तो एक बेवकूफ़ इंसान भी काइंड हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फुलिश तो डायरेक्टली सिनोनिम हो गया, ओके। एक्शन तो ये वायलेंस के रिलेटेड हो गया कि वो एक्शन कर रहा है, ओके। तो बेस्ट ऑप्शन क्या बचा? विजडम। तो विजडम मतलब क्या होता है? विजडम मतलब समवन हु इज वेरी नॉलेजेबल एंड कैन अप्लाई हिज नॉलेज टू क्रिएट समथिंग, ओके। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज लेथार्जिक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेथार्जिक? तो पहला ऑप्शन है इमोबाइल, सॉरी अपोजिट, इमोबाइल, एक्टिव, अनप्लीजेंट और इररेस्पॉन्सिबल। तो देखिए लेथार्जिक का मीनिंग भी होता है इनएक्टिव। और इनएक्टिव क्यों? बिकॉज ऑफ लेजीनेस, ओके। एक ऐसी चीज या ऐसा पर्सन या ऐसा लिविंग बीइंग जो कि इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ लेजीनेस। सो लेजीनेस की वजह से इनएक्टिव होना इज कॉल्ड एज लेथार्जिक, ओके। तब आप सोचिए इसका अपोजिट क्या होगा? समवन हु इज एक्टिव, समवन हु इज नॉट लेजी, ओके। तो डेफिनेटली बात है कि इमोबाइल तो जो कि मूव नहीं कर रहा, ओके, नॉट मूविंग, तो ये तो बेसिकली सिनोनिम हो गया एक तरह से, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड क्या है? एक्टिव। सो दिस इज कंप्लीटली 100% मैच, करेक्ट ऑप्शन, ओके।
अनप्लीजेंट क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे प्लीजेंसी की तो कोई बात ही नहीं हो रही कि कोई चीज़ प्लीजेंट है, मतलब व्हाट वी कैन से सूदिंग है, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोल रहा. सो डेफिनेटली इन दिस इज अ डिफरेंट थिंग. इररिस्पॉन्सिबल, तो एक लिथार्जिक पर्सन रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है, ओके, और एक एक्टिव पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. तो ये ऑब्वियस बात है कि ये चीज़ गलत है, बिल्कुल ऑप्शन रॉन्ग है. नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस मतलब क्या, किसी चीज़ को अपोज करना. ओके अब यहाँ पे देखिए एग्रीमेंट इसका सिनोनिम सॉरी एंटोनिम हो सकता है क्या, कि आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं और किसी चीज़ पे एग्री कर रहे हैं, ये बिल्कुल हो सकता है. अपोजिशन, अपोजिशन मतलब ऑब्वियसली बात है कि रेजिस्ट करना मतलब अपोज करना, तो ये तो सिनोनिम हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता. एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना. ओके तो ये भी पर्टिकुलरली इसका एंटोनिम हो सकता है. कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब कि आप किसी चीज़ को मान लें. ओके कंप्लायंस जैसे कि आप ट्रैफिक रूल्स को मान लेते हैं, सो यू ड्राइव इन कंप्लायंस विद द ट्रैफिक रूल्स, तो आप उसको फॉलो करके चलते हैं. ओके तो अब मेरे पास क्या है कि ये कंप्लायंस भी हो सकता है इसका सिनोनिम, इसका सॉरी एंटोनिम, इसका एक्सेप्टेंस भी हो सकता है और इसका एग्रीमेंट भी हो सकता है. बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, ओके मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो यहाँ पे इस वर्ड को देखिए रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस मतलब अपोज, तो रेजिस्ट करना किसी चीज को, और उसका जो एंटोनिम बनेगा दैट विल बिकम एक्सेप्टेंस. ओके अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि एग्रीमेंट और कंप्लायंस ये दोनों फॉर्मल वर्ड्स हैं, और रेजिस्टेंस जो है वो एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है, और इसका जो अपोजिट निकलता है वो एक्सेप्टेंस निकलता है. ओके तो यहाँ पे कोई बहुत एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं है तीनों के मीनिंग में, बट फिर भी एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे हम कहेंगे कि यहाँ पे एक डिफरेंस है कि बेसिकली रेजिस्टेंस और इसका जो एंटोनिम है दैट इज एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट इज एंशिएंट. तो व्हाट इज एंशिएंट, एंशिएंट मतलब वेरी ओल्ड, वेरी पास्ट. ओके मतलब एक बहुत ही बैक ऑफ द टाइम की बात करें तो उसको हम एंशिएंट बोलते हैं. जैसे कि आपने सुना होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं हम. ओके इस तरह से बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री. तो उसका अपोजिट क्या होता है, उसका अपोजिट होता है कि रिसेंट टाइम में. तो न्यू हो सकता है क्या, पॉसिबल है. बी मॉडर्न हो सकता है क्या, ये भी पॉसिबल है. फ्रेश हो सकता है क्या, ये भी पॉसिबल है. ओल्ड हो सकता है क्या, नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सिनोनिम हो गया. तो अब हमारे पास चांसेस है तीन, तो तीन में से किसको चूज करें वो हमें सोचना है. तो वो आप कैसे सोचेंगे, देखिए एंशिएंट मतलब हो गया कि एक बहुत ही पास्ट टाइम की बात. तो अब हमें क्या करना है, एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कि प्रेजेंट टाइम की बात करे. ओके प्रेजेंट मतलब कैसा हुआ, प्रेजेंट मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आज का. ओके समथिंग विच इज इन द पास्ट बट नॉट वेरी पास्ट, मतलब बहुत पुराना नहीं हो. तो वो जो चीज़ है उसको शो करने के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज मॉडर्न. तो इसलिए हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री. कभी आपने ऐसा सुना है कि न्यू हिस्ट्री बोले या फिर फ्रेश हिस्ट्री बोले, ऐसा कभी नहीं होता. सो करेक्ट वर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री. ओके देन माइजरली. तो माइजर मतलब क्या होता है, माइजर मतलब होता है कंजूस, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो. ओके तो माइजर का अगर हम मीनिंग देखें तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल भी पैसा खर्च करना पसंद नहीं करता. तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, अपोजिट होगा जो कि खुले दिल से पैसा लुटाता है. ठीक है ना, खुले दिल से पैसा उड़ा रहा है. तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे वो सोचना है हमें. तो देखिए पहला वर्ड क्या आ रहा है, एक्स्ट्रावेगेंट. ओके तो देखिए एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब जिसके पास कोई व्हाट वी कैन से कि रिस्ट्रेन नहीं है, जिसके पास कोई लिमिट नहीं है, जिसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है पैसा उड़ाने के लिए. ओके तो एक्स्ट्रावेगेंट होना मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है पैसा उड़ाने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप पैसा उड़ाना शुरू कर दो. ओके जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स सपोज 30,000 है, अब आप इसको पूरा खर्च भी कर दो तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा. लेकिन फिर भी आपने अपनी समझ से क्या करा, इसमें से पूरा खर्च नहीं करा, कुछ पैसा आपने सेविंग कर लिया. ओके कुछ पैसा आपने दूसरी चीज़ों में यूज़ कर लिया, XYZ में यूज़ कर लिया. इट्स नॉट लाइक कि आपने पूरा स्पेंड कर दिया. तो एक्स्ट्रावेगेंट होना मतलब कि आपके ऊपर कोई बाउंडेशन ना होना. तो एक पर्सन जो कि एक्स्ट्रावेगेंट है वो माइजर भी हो सकता है. ओके उसके ऊपर कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है, बट फिर भी वो नहीं उड़ा रहा पैसे. ओके हॉस्पिटेबल होना तो एक तरह से क्या हो गया कि खातिरदारी करना, कि आप अपने गेस्ट की खातिरदारी कर रहे हैं. तो यहाँ पे इट डज नॉट मीन कि ये मनी से रिलेटेड है. ओके तीसरा आता है वर्ड जेनरस. सो जेनरस वर्ड का मीनिंग होता है कि ये खुले दिल से पैसा उड़ाता है. ओके समवन हु इज ओपनली स्पेंडिंग मनी. ओके और शो रेडीनेस टू गिव मोर एंड मोर मनी. ओके जो कि पैसा देने को तैयार है हर समय. सो दैट पर्सन हु इज अ माइजर हैज द अपोजिट पर्सन हु इज जेनरस. ओके तो जेनरस पर्सन माइजर नहीं हो सकता, माइजर पर्सन जेनरस नहीं हो सकता, ऐसा सोच के चलिए. एक एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन माइजर भी हो सकता है
और एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन जेनरस भी हो सकता है। ओके, फिर बात करें रिस्पॉन्सिबल की, तो रिस्पॉन्सिबल में भी यही है कि एक पर्सन अगर रिस्पॉन्सिबल है तो दैट डजंट मीन कि वो जेनरस भी है। ओके, वो बहुत सोच सोच के खर्च करता है, ध्यान से खर्च करता है, कम खर्च करता है, सो ही कैन बी अ माइजर और ही कैन बी अ जेनरस। ओके, तो दोनों चीजें पॉसिबल होती हैं। नेक्स्ट इज एडवांस। नाउ व्हाट डज एडवांस मीन्स टू मूव फॉरवर्ड। ओके, जैसे हम बोलते हैं कि आर्मी इज एडवांसिंग टुवर्ड्स द बॉर्डर, सो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। ओके, तो अब ऑब्वियसली बात है कि एडवांस का मतलब क्या हो गया, मूव फॉरवर्ड, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, मूव बैकवर्ड। तो मूव बैकवर्ड में अगर हम देखें तो इन चारों ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखें, सो ओनली वन ऑप्शन विच इज द 100% मैच, दैट इज रिट्रीट। ओके, तो रिट्रीट मतलब क्या हो गया, बैक आ जाना। ओके, डिफीट, बेसिकली इसको ऐसा हम बोलेंगे, डिफीट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, प्रोमिनेंट। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोमिनेंट? सो प्रोमिनेंट इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। ओके, या फिर कहें समथिंग विच इज फेमस, जैसे हम बोलते हैं प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। सो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी मीन समथिंग हु इज फेमस पर्सनालिटी, कि बहुत फेमस है कोई पर्सन, तब हम यूज करते हैं कि द पर्सन हैज प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। ओके, सो प्रोमिनेंट जो वर्ड है ये क्या शो कर रहा है, फेमस को शो कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट एक ऐसा वर्ड होगा जो कि अनइम्पॉर्टेंट हो और इनफेमस हो, या इनफेमस हो कि यार नॉट सो फेमस बोले। ओके, इनफेमस भी आई थिंक गलत हो जाएगा, नॉट सो फेमस हो, तो उस तरह के पर्सन को हम क्या बोलेंगे, एक अनइम्पॉर्टेंट पर्सन। तो अनइम्पॉर्टेंट कौन सा हो सकता है, सोचते हैं। देखिए, एमिनेंट क्या होता है, एमिनेंट का मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये तो बेसिकली सिनोनिम हो गया। ऑब्सिक्योर की बात करें तो ऑब्सिक्योर मतलब समथिंग हु इज नॉट नोन। ओके, नॉट नोन, या फिर कहा जाए नॉट डिस्कवर्ड। ओके, नॉट नोन या फिर नॉट डिस्कवर्ड, उसे हम बोलेंगे ऑब्सिक्योर। ओके, फेमस क्या हुआ, फेमस तो बेसिकली सिनोनिम हो गया, तो डेफिनेटली सिनोनिम नहीं हो सकता। रिनॉन मतलब भी अल्टीमेटली सिनोनिम ही हो गया यहाँ पे। रिनॉन मतलब एक बहुत एक नोन पर्सन, ठीक है ना, तो नोन पर्सन की तो बात कर ही नहीं रहे, तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑब्सिक्योर, जिसका मतलब होगा कि बहुत ज्यादा जिसको हम नहीं जानते या फिर डिस्कवर नहीं किया गया, बहुत अच्छे से भी जानते ही नहीं। ओके, तो ऑब्सिक्योर विल बी द एंटोनिम ऑफ प्रोमिनेंट। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको किस तरह से मीनिंग्स को याद करना है, रटना नहीं है किताब से। यू जस्ट नीड टू फॉलो अ सिंपल पैटर्न कि आप हर एक मीनिंग को डिटेल में एनालाइज करें। ओके, ट्राई टू गो एज मच into detail as possible. Okay, and just keep on learning only those words which are important for the exam or which are covered in the past year paper. तो अगर मैं टोटल भी एनालाइज करूं तो कितने वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा, हमने 10 क्वेश्चंस को देखा और हर एक क्वेश्चन में 5-5 वर्ड थे, एक तो मेन वर्ड था और 4 ऑप्शंस, तो अराउंड 50 वर्ड्स हो गए। तो 10 क्वेश्चंस में 50 वर्ड्स हो गए। नाउ यू कैन इमेजिन एक एग्जाम में अगर हम देखें, सो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिला के अगर लेट्स से 20 क्वेश्चंस भी आते हैं, सो 20 क्वेश्चंस विल गिव यू 5 वर्ड्स पर क्वेश्चन, दैट इज 100 वर्ड्स। और ऐसा अगर आप पिछले 3 ईयर्स के पेपर में करते हैं, सो इन टोटल यू विल बी हैविंग ओनली 300 वर्ड्स। ओके, सिर्फ 300 वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, रटना नहीं है, पढ़ना है, समझना है, उसके मीनिंग को एनालाइज करना है। सो जस्ट 300 वर्ड्स इफ यू कैन डू, देन डेफिनेटली आपके जो न्यू एग्जाम होगा, आप मान के चलिए कि उसमें 60 to 70% वर्ड्स तो पुराने वाले ही आने वाले हैं, बस थोड़े से ट्विस्टेड होंगे। ओके, वर्ड्स नहीं बदलेंगे, उनमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है, तो वो ट्विस्ट जो है वो एनालाइज करने के लिए ही आपको 300 वर्ड्स को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। तो डिटेल में पढ़ने का मतलब, जैसा मैंने आपको यहाँ पे मीनिंग समझाया, डिटेल में समझाया, हर एक ऑप्शन का मीनिंग समझाया, तो एग्जैक्टली यही चीज आपको भी फॉलो करनी है। तो यहाँ पर ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ड है तो उसमें एटलीस्ट 2 से 3 मिनट सिर्फ उसको ध्यान से रीड करने में स्पेंड करें। और इन ऑल अगर मैं देखूं तो टोटल 300 वर्ड्स में अगर आप पर वर्ड जो है वो लेट्स से 5 मिनट्स भी स्पेंड करते हैं, ओके, 5 मिनट्स पर वर्ड, तो टोटल 5 into 300 दैट विल गिव यू 1500
5 into 300 will give you 1500 minutes you need to spend. So 1500 को just divide कर लीजिए 60 से. Okay, so this will give you 9 hours. Okay, I think मैंने कैलकुलेशन में गलती की क्या, नहीं 25 सॉरी. तो 25 आवर्स इन टोटल आपको चाहिए. तो 25 आवर्स कैसे आप गेन कर सकते हैं? डेली 1 आवर आप डिवोट कर दीजिए वोकैबुलरी पार्ट को. ओके, तो 1 आवर भी आप डिवोट करेंगे तो विद इन अ मंथ आपका वोकैबुलरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. अब आपको कोई स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं कि 3-4 महीने तक आप वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं. और विद इन अ मंथ जो वोकैबुलरी कंप्लीट भी हो रहा है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ वोकैबुलरी पढ़ रहे हो तो जाके कंप्लीट हो रहा है. You can study parallelly with the other, you can continue with the other subjects parallelly, so that isn't going to matter your study or any hindrance in your technical learning path. Okay, so just focus on learning or doing the smart work in case of vocabulary questions. Okay, हमें नहीं रटना पूरा, कोई sense नहीं बनेगा. So I hope you are clear with how you can approach to this crash course. और डेफिनेटली आपको अगर पूरा बहुत डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो डेफिनेटली फुल कोर्स में आप जाइए. यू विल बी गेटिंग मच मोर इन डिटेल थिंग्स, जहाँ पे मैंने वोकैबुलरी वर्ड्स काफ़ी सारे कवर किए हैं. मोर देन 500 वोकैबुलरी वर्ड्स मैंने कवर किए हैं काफ़ी डिटेल्ड मीनिंग के साथ. ओके, और डेफिनेटली ग्रामर भी काफ़ी डिटेल है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. सी यू इन द नेक्स्ट और सी यू इन द फुल कोर्स. ओके, सो ये हमारा कंप्लीट होता है क्रैश कोर्स इस पॉइंट पे. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम.